हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में बुक्सटावा की इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से इन टोटल 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं और बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स से भी 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बुक्सटावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स की, जो कि बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ये कोर्स एक ऑनगोइंग कोर्स है और 70% कंप्लीट है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कोर्स से 6 क्वेश्चंस इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में 26 क्वेश्चंस यानी 52 मार्क्स सिर्फ बुक्सटावा की एनिमेटेड वीडियोस को देखकर स्कोर किए जा सकते थे। और मैंने यहाँ पर उन क्वेश्चंस को तो कंसीडर किया ही नहीं है जहाँ पर आप बुक्सटावा कंटेंट के बेस पर एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के प्रूफ वीडियोज़ तो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के उन 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बुक्सटावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर सॉल्व किए जा सकते थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि क्या कैपिटल रिसिप्ट्स लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बुक्सटावा ऐप के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर बजट एंड फिस्कल पॉलिसी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर इन टोटल 15 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग पहली वीडियो को ही देखेंगे जो कि पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो ये सरकार की ऐसी इनकम या अर्निंग है जिसकी वजह से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बात को क्लियरली कहा गया है कि कैपिटल रिसिप्ट की वजह से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने इसी वीडियो में ना सिर्फ ये बताया है कि बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स की पार्ट है, बल्कि साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स क्यों मानी जाती हैं। तो अब देखते हैं कि अगर सरकार पैसा बोरो करती है तो ये कैपिटल रिसिप्ट कैसे हुआ। तो ये चीज तो हम समझ पा रहे होंगे कि सरकार अगर लोन लेती है तो ये सरकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि सरकार को ये लोन रीपे करना होगा, यानी सरकार को प्रिंसिपल पेमेंट भी वापस करनी होगी और साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर यह बात क्लियर है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब इसके बाद ये जो थर्ड स्टेटमेंट है जहाँ पर ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स ये भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसे समझने के लिए हम लोग उसी सेम वीडियो के आगे के पोर्शन को देखेंगे। और अगर बात की जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो सरकार की हर एक इनकम या अर्निंग जिससे सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन ये पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स से भी नहीं कमाती है, ऐसी हर एक इनकम को सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल्स है सरकारी कंपनीज। तो सरकारी कंपनीज जैसे बीएचईएल, बेल, इन कंपनी से जो भी प्रॉफिट होता है या डिविडेंड होता है वो सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि सरकार द्वारा दिए गए लोन के ऊपर जो सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार जो भी लोन्स देती है उसके ऊपर सरकार को जो भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट माना जाता है। और हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पर ये बात भी बोली कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों रॉन्ग है। सही आंसर हुआ ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। और क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बुक्सटावा कोर्स के बेस पर सोल्व कर पाए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे ग्रीन। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसके लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर ये जो 11th नंबर का फोल्डर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर इन टोटल 11 वीडियोज़ हैं। हम लोग ओपन करेंगे इसकी 4th वीडियो को जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के ज्यादातर देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इन देशों की इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाने के लिए उनकी मदद के लिए आईबीआरडी को बनाया गया था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए ही IBRD को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए अब इसी वीडियो को थोड़ा और आगे देखते हैं। और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों में यूरोप के ज्यादातर देश इकोनॉमिकली स्टेबल होने शुरू हो गए। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि आईबीआरडी का जो स्कोप है उसको बढ़ा देना चाहिए। और आईबीआरडी का जो अब स्कोप रखा गया है वो ये कि अब आईबीआरडी मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज को सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली किसी भी मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री की सरकार आईबीआरडी से ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन ले सकती है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज को लोन देती है, यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। बट अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए ये सिंगल हैंडेडली वर्क करती है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो को और थोड़ा आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल IFC। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देकर आईएफसी किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो देखो ये बात तो इसका मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी,
1 एंड 3 ओनली। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोग बुक्सतावा कोर्स की हेल्प से पूरी तरह से सॉल्व कर पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड। तो इसके लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर फोल्डर के अंदर जाएंगे, और एग्रीकल्चर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमें उसके अंदर जाना होगा। इसके अंदर इन टोटल 6 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग ओपन करेंगे सेकेंड वीडियो को, जो एनिमल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री या कहें कि एनिमल रियरिंग से रिलेटेड टोटल 8 कैटेगरीज बनाई गई है। पहली कैटेगरी है कैटल्स की, जिसमें काउज और बुल्स को रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि कैटल्स मतलब काउज एंड बुल्स। दूसरी कैटेगरी है बफेलो यानी भैंस की। थर्ड कैटेगरी है याक्स की। फोर्थ कैटेगरी है मिथुन, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज है शीप, गोट्स, पिग्स, और इन सब के अलावा बाकी जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उन सबको अदर एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकी और म्यूल्स। अब इसके अलावा आप यहाँ पर इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये जो 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, यानी काउज एंड बुल्स, बफेलोज, याक्स और मिथुन, ये चारों कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स बेसिकली बोविन स्पीसीज हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बोवीन स्पीसीज किसको कहते हैं। और हमारे देश में दोनों ही तरह की बोविन स्पीसीज पाई जाती है, इंडिजिनियस भी और नॉन इंडिजिनियस भी। और हमारे देश की इंडिजिनियस बोविन ब्रीड्स को कंजर्व और इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी आरजीएम को चला रही है। और इस मिशन के अंदर एक इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है जिसका नाम है मैत्री इनिशिएटिव, यानी मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया। बेसिकली मैत्री इनिशिएटिव के अंदर गांव के जो युवा हैं उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि फार्मर्स को उनकी इंडिजिनियस बोविन स्पीसीज की ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए डोर स्टेप सर्विस दे सके। ये जो मैत्री इनिशिएटिव है ये इंडिया के लाइवस्टॉक सेक्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो ब्रीड इंप्रूवमेंट हो रहा है, दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और साथ ही साथ डेयरी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजीनियस बोविन स्पीसीज की ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और डेयरी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, जो कि रूरल पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही मैत्री प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर इंडिजीनियस बोविन स्पीसीज यानी इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो की रियरिंग एंड कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। और क्योंकि इस क्वेश्चन को इंडियन इकोनॉमी कोर्स की हेल्प से पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल दिया है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी फोल्डर पर, और हम लोग देखेंगे इस फोल्डर की थर्ड वीडियो को, जो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेफिसिट बजट ऐसा बजट होता है जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच के इस गैप को ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट को मेनली 4 तरह से फाइनेंस किया जा सकता है, एक्सटर्नल एड्स के थ्रू, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इंटरनल बोरोइंग्स या फिर मनी प्रिंट करके। तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के 4 तरीके मैंने यहाँ पर बताया है, और इसी वीडियो में लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आप इन चारों तरीकों को इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डेट फाइनेंसिंग के 4 तरीकों को पढ़ा। इन चारों तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एक्सटर्नल एड, क्योंकि यहाँ पर आपको विदाउट इंटरेस्ट या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर पैसा रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन एक्सटर्नल एड अवेलेबल नहीं है या फिर कोई देश एक्सटर्नल एड लेना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे केस में जो बेस्ट डेट फाइनेंसिंग का तरीका है वो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। अगर एक्सटर्नल बोरोइंग से भी डेट फाइनेंस ना कर पाए तो आप इंटरनल बोरोइंग्स का सहारा ले सकते हैं, और अगर इंटरनल बोरोइंग से भी काम पूरा ना हो पाए तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मनी प्रिंटिंग। तो अगर हम लोग अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाएं तो यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरिंग ऑफ 10,000 करोड़। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ का है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट को समझने के लिए हम लोग पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिस्कल पॉलिसी फोल्डर के अंदर ही जो पहली वीडियो है पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, इसे देखेंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में बजट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के अंदर आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, और रेवेन्यू बजट के अंदर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। और जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको 3 सालों की देखने को मिलती है, करंट फिस्कल ईयर, उसके अगले ईयर और एक प्रीसीडिंग ईयर की। और अब यहाँ पर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि रेवेन्यू बजट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। कहने का मतलब ये कि कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा तो नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है तो इसे एक रेवेन्यू डेफिसिट बजट कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहा जाता है, और हमारे क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट है 60,000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000। तो 60,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू माइनस 20,000। और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट होकर 20,000 करोड़ ही आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, और इसके लिए हम लोग पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिस्कल पॉलिसी वाले फोल्डर के अंदर ही वीडियो नंबर 2 बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट वाली वीडियो को देखेंगे।
तो यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि हमें एक ऐसे मीजर की जरूरत है जो हमें करंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताए, और वो मीजर है प्राइमरी डेफिसिट। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट से जब हम पिछले सालों के इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो उसी वैल्यू को प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें तो हमें प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू मिल जाएगी। और हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट है 10,000 करोड़ और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़। तो अगर हम लोग 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4,000 करोड़। यानी प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू 4,000 करोड़ इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर है डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सदावा के इकोनॉमी कोर्स के बेस पर ही सॉल्व किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर वापस से प्राइमरी डेफिसिट या कहें कि टोटल या ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट को पूछा गया है। और अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर फिस्कल डेफिसिट है 50,000 करोड़ और टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं 1,500 करोड़ की। तो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर हो जाएगा 50,000 करोड़ माइनस 1,500 करोड़ और वैल्यू आएगी 48,500 करोड़। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 48,500 करोड़। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी बुक्सदावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, जो कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया वाले फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर इन टोटल 30 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग स्क्रॉल करेंगे लास्ट वीडियो पर जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हमें इसी वीडियो को देखना है। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब ये है कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करने वाला है। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में हमें ये पता चलता है कि जितना पैसा स्टेट्स को एलोकेट हुआ है वो बिटवीन द स्टेट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो ये कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट्स के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ये है कि सेंटर को अपने टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट के साथ शेयर करना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में ये वैल्यू मेंशन की गई है 45%। तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, सी और डी तीनों रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। वैसे अगर हम लोग वापस से अपनी वीडियो को देखें तो एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट्स के साथ शेयर करेगा। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए कुछ डिवोल्यूशन क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जिसके बेस पर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में टोटल रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर बात की जाए इन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरियाज की तो यहाँ पर टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं और इन सभी क्राइटेरियाज को एक वेटेज असाइन की गई है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा वेटेज असाइन की गई है और ये है 45%। इसके अलावा जो बाकी क्राइटेरियाज हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज वो है पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिस्कल परफॉर्मेंस के लिए टैक्स एफर्ट भी एक क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने कवर की थी जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट 4 है। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसे भी पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर सॉल्व किया जा सकता था। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सदावा।